What are the needs for why do government intervention in ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में गवर्नमेंट जो है वो क्यों इंटरवेंशन करता है, इसकी क्या जरूरत है? इसको हम लोगों ने अपने लास्ट वाले क्लास में समझा भी था कि अगर प्राइवेट फर्म्स जो हैं वो सिर्फ इंटरवेंशन करेंगी या वो प्राइवेट फर्म्स ही सिर्फ रहेगी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, तो वो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत एक्सप्लॉइट करेगी, क्योंकि उनका मेन मोटिव होता है क्या? प्रॉफिट अर्न करना। तो किस तरीके से हम पॉइंट्स बना के लिखेंगे गवर्नमेंट को क्यों चाहिए कि वो भी बीच में जो है कुछ एफर्ट डाले या अपने तरीके से जो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करे? क्या रीजंस हो सकते हैं? फर्स्ट पॉइंट इज इंडिविजुअल कंज्यूमर्स ऑफ दीज सर्विसेज डू नॉट हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ दीज सर्विसेज। फर्स्ट ये बोल रहा है कि जो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स होते हैं, मतलब कि हर आम नागरिक, कोई एक इंसान जो होता है, तो देखो ऐसा जरूरी नहीं होता है कि जिनको ये एजुकेशन हो या हेल्थ से रिलेटेड हॉस्पिटल सर्विस लेनी हो, है ना, मेडिकल सर्विसेज लेनी हो, उन सर्विसेज की कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर मान लो उनके पास जानकारी नहीं है, किसी के पेरेंट्स अगर उतने वेल एजुकेटेड नहीं है, तो वो अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं ना वो स्कूल जाए, अच्छे स्कूल में जाए, वहां से पढ़ाई करें, तो उनको ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि उनको खुद तो नॉलेज नहीं है कि क्या किया जाए, इसके लिए कैसे हम अपने बच्चों के लिए अच्छा करेंगे। तो ये क्वालिटी एजुकेशन उनको मिल सके, और उन एजुकेशन फैसिलिटी को या हेल्थ फैसिलिटी को लेने के लिए जो भी उनके ऊपर कॉस्ट आता हो, कितना खर्चा लगेगा, कितना पैसा लगेगा, या कैसे एक अच्छा पढ़ाई हो सकता है उनके बच्चों का, ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए जो है वो गवर्नमेंट हेल्प करती है ऐसे लोगों की। गवर्नमेंट जो है अलग अलग प्रोग्राम बनाती है, सेमिनार्स कराती है ना। कहीं देखा हमने कैंप्स लगाए जाते हैं और छोटे छोटे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट, सो दैट लोगों को अवेयरनेस फैलाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। और ये सारे काम जो है प्राइवेट फर्म्स नहीं करते हैं, उनको तो चाहिए कि ऐसा काम करो जिससे उनका कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए, उनका पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए, उनको प्रॉफिट मिलनी चाहिए। लेकिन अगर हम सोसाइटी के वेलफेयर की बात करेंगे तो ये जो अलग अलग इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स होते हैं, सो दैट लोगों को क्वालिटी और कॉस्ट पता चल सके उन सर्विसेज का जो उन्हें लेनी है, ये सारी चीजें कौन कराता है? गवर्नमेंट कराती है। ठीक है, ये बात समझ में आई? समझ में आया किस तरीके से गवर्नमेंट हेल्प करती है? एक अच्छी इंफॉर्मेशन, क्वालिटी इंफॉर्मेशन, जो भी सर्विसेज लेनी है, कहाँ पे हमें सही सर्विस मिलेगी, कितना उसका कॉस्ट लगेगा, ये सारे तरीके गवर्नमेंट हमें देती है। इस तरीके से अलग अलग जो है मीटिंग्स कराती है, प्रोग्राम्स कराती है, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज कराती है, ऐसी जगह पे, ऐसे रिमोट एरियाज पे जहाँ के लोग ज्यादा जागरूक नहीं होते हैं, उनको इनके बेनिफिट्स बताए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द इट प्रोवाइड्स The providers of health and education services may acquire monopoly powers and will focus only on profit maximization. लिखा है कि जो प्रोवाइडर्स होते हैं, जो हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विसेज के प्रोवाइडर्स हैं, यानी कि जो ये सर्विसेज देते हैं, उनको मोनोपोली पावर भी मिल सकता है। अगर जैसे हम किसी एक फॉर्म को ही या एक इंस्टीट्यूशन को ही छोड़ देंगे, बोलेंगे कि आप ही सारे सर्विसेज प्रोवाइड करिए, उनको बोला जाएगा आप ही सारे सर्विसेज प्रोवाइड करिए और आप ही जो है सारे जितने भी काम है वो सारी चीजें देखिए, हेल्थ से रिलेटेड हो चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो। तो क्या होगा कि उनमें मोनोपोली पावर्स हो जाएगा, यानी कि मोनोपोली का मतलब आप समझते हो, हम लोग ने पढ़ा भी था कि जो है सिंगल सेलर की बात हो रही है, यानी कि वो अकेले कंट्रोल करने लगेंगे इन चीजों पे, ठीक है, और अपना सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही मोटिव रखेंगे। तो इस ऐसी चीजें ना जनरेट हो, कोई एक फर्म जो है पूरे तरीके से पावरफुल कंट्रोलेबल ना बन जाए, इसलिए गवर्नमेंट को भी बीच में इंटरवेंशन करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलेटरी अथॉरिटी। गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी में। इंटरवेंशन करती है, क्यों करती है, वो चीजें हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ी हैं। उसके बाद आता है कि कौन कौन सी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं जिनकी मदद से गवर्नमेंट जो है, जिनके थ्रू गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है। मतलब
हमने बता तो दिया कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन करने की जरूरत है, और जरूरत क्यों है उसके रीजन भी लिख के दिखा दिए, 2 रीजंस भी लिख के दिखा दिए। अब करती है कैसे करती है, किन 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 जो है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू करती है, कैसे कैसे। अगर एजुकेशन की बात करेंगे, एजुकेशन में क्या होता है, the ministries of education at the union and state level and department of education at various organization, यूनियन लेवल हो या स्टेट लेवल हो, मतलब सेंट्रल लेवल हो या स्टेट लेवल हो, और एजुकेशन के बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन हैं, कौन कौन से, जैसे आप एक पढ़ते भी हो ना एनसीईआरटी, अगर आप सीबीएसई बेस स्कूल में पढ़ते हो तो आप एक चीज पढ़ते हो, एक लोगों की बुक पढ़ते हो, हमेशा होती है ना, कौन सी बुक है हमारी, एनसीईआरटी बुक है। एनसीईआरटी का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा मुझे एनसीईआरटी का फुल फॉर्म? किसी को पता है एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल एंड रिसर्च ट्रेनिंग, ठीक है। एनसीईआरटी हो गया हो या यूजीसी हो गया हो, और ऑल इंडियन काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये सारे जो हैं क्या है, ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के फील्ड में ये सब क्या है, यूजीसी, एनसीईआरटी, एआईसीटीई, ये सब रेगुलेटरी अथॉरिटीज होते हैं। ओके, ये क्या था, अगर हमने बताया अभी पीछे पढ़ा भी कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है, कैसे करती है, इन रेगुलेटरी अथॉरिटी। अगर एजुकेशन की फील्ड की बात करेंगे तो एनसीईआरटी, यूजीसी, ये सारे जो होते हैं, यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और एआईसीटीई का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। फुल फॉर्म इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में बन सकता है, कि आपको पूछ सकता है ना, इन एजुकेशन कौन कौन सी रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती है, तो आप इनके नाम जानो, और इनका एब्रीवेटिव्स है ये लिखा हुआ, तो इनके फुल फॉर्म भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। जो है इसकी फुल फॉर्म गलत करके या वर्ड्स को चेंज करके, इंटरचेंज करके आपको दिया रहेगा, उसमें करेक्ट आपको चूज करना रहेगा, ऐसे भी हो सकता है। तो ये सारे जो अथॉरिटीज हैं ये एजुकेशन में रेगुलेट करते हैं, देखते हैं किस तरीके से क्या करिकुलम होना चाहिए, क्या सिलेबस होना चाहिए, इन चीजों पे ध्यान रखते हैं। उसके बाद अगर हम हेल्थ की बात करेंगे तो इन हेल्थ सेक्टर, हेल्थ के में द मिनिस्टर्स ऑफ हेल्थ एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल, कौन कौन करता है, रेगुलेट करता है, जो मिनिस्टर्स होते हैं, स्टेट लेवल की बात करो चाहे सेंट्रल लेवल, यूनियन लेवल की बात करो। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, लाइक ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे तो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, आईसीएमआर, आईसीएमआर का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ये है, ये सब क्या है, ये हेल्थ सेक्टर के रेगुलेटर्स हैं, मतलब हेल्थ सेक्टर में जितनी भी चीजें होती हैं, डिसाइड करना हो, कुछ कुछ डिसीजन बताना हो, कुछ चेंजेस लाने हो, उनको रेगुलेट करना हो, तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस और मिनिस्टर्स जो होते हैं और डिपार्टमेंट जो अलग अलग बनाई जाती हैं, वो सारी चीजें देखते हैं, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट इंटरवेंशन में क्या क्या रेगुलेटरी अथॉरिटीज थी, उनके नाम थे यहाँ पे। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि क्या क्या है, आपको नाम पूछ सकता है, या अगर नाम बता दिया है तो उसका फुल फॉर्म पूछ सकता है कि बताओ ये सही है कि नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन। फंडामेंटल राइट होता है मतलब हमारा एक अधिकार है, हर सिटीजन का, जितने भी लोग हैं सबका अधिकार होता है बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन केयर, मतलब कि अच्छी हेल्थ और बेसिक एजुकेशन हमें मिलना, ये हमारा एक अधिकार होता है, ये हमारा एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया है। और इसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, बस इसको आप एक बार बुक से क्या कर लेना, रीडिंग कर लेना, ठीक है। कि क्यों हम बोले, क्यों कैसे बताएंगे कि बेसिक एजुकेशन और हेल्थ जो है वो फंडामेंटल राइट होता है, हर एक सिटीजन का, हर एक नागरिक का एक फंडामेंटल राइट है, मतलब हमारा एक अधिकार है, ठीक है। ये हम अपने लैंग्वेज में भी बना के लिख सकते हैं, क्योंकि हम अभी तक हम लोगों ने यही सब चीजें पढ़ी हैं
कि क्यों एजुकेशन और हेल्थ जरूरी है, तो क्यों ये हमारा एक अधिकार बन गया है, उसके बारे में पढ़ना है वहां पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एजुकेशनल सेक्टर इन इंडिया। अगर हम बात करेंगे कि इंडिया में एजुकेशनल सेक्टर क्या है, कैसा है, उसको हम कैसे देखते हैं कि इंडिया के अंदर कैसी कंडीशन चल रही है। अगर हम बात करते हैं एजुकेशनल सेक्टर की, है ना, तो इंडिया में उसकी अभी क्या सिचुएशन है और आज से कुछ साल पहले क्या कंडीशन चल रही थी। तो अगर देखा जाएगा कि गवर्नमेंट जो सरकार है यहाँ की, वो कितने खर्चे करती है, कितना पैसा, कितना मनी या रिसोर्सेज एक्सपेंडिचर करती है ऑन एजुकेशन, इज एक्सप्रेस इन टू वेज। दो तरीके से यहाँ पे लिख के दिखाया है अगर हम गवर्नमेंट के खर्चे की बात करेंगे तो। सबसे पहला है कि एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब टोटल गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर करती है, अगर हम उसको परसेंटेज में लिख के दिखाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ परसेंटेज, अभी पढ़ते हैं उसको। और दूसरा है बेसिस बताने का कि एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, यानी कि अगर हम देखेंगे हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी का कितना परसेंटेज, जीडीपी का कितना परसेंटेज एजुकेशन के ऊपर खर्च होता है, उसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। और टोटल जो रुपये के मामले में पैसे अगर खर्चे हो रहे हैं, पैसे की बात कर रहे हैं, तो उसमें टोटल कितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, उसका परसेंटेज यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो अगर हम बोलते हैं कि परसेंटेज टोटल कितना एक्सपेंडिचर करती है, तो ड्यूरिंग 1952 टू 2014, अगर हम 1952 से लेके 2014 तक के परसेंटेज को कंपेयर करेंगे, किस चीज के परसेंटेज को, टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के, तो वो बढ़ गया है। ऑब्वियसली जैसे जैसे कंट्री थोड़ी बहुत डेवलप कर रही है, उसमें पॉलिसीज चेंज हो रही है, सारी चीजें डेवलपमेंट हो रही है, ग्रोथ हो रहा है, तो कुछ तो परसेंटेज चेंज हुआ रहेगा। तो बस हमें ये देखना है, हमें ये जानना है कि तब से लेके अब तक में कितना चेंजेस आया। ठीक है, तो 7.92% हुआ करता था 1952 के दौरान पे, एंड 2014 तक ये 15.7% तक चला गया। ठीक है, 2014 में ये कहाँ हो गया, कहाँ तक पहुंच गया, अगर 2014 की बात करेंगे तो 15.7% टोटल एक्सपेंडिचर करता है गवर्नमेंट, किसके ऊपर, एजुकेशन सेक्टर के ऊपर। ठीक है, फिर अगर हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो जीडीपी का, जो हमारा जीडीपी है कंट्री का, कंट्री के जीडीपी का कितना परसेंटेज जो है एजुकेशनल सेक्टर के ऊपर लगाता है, तो ड्यूरिंग 1952 से लेके 2014 की बात किया जाएगा तो ये भी इंक्रीज हुआ है, तब से लेके आज तक में इंक्रीज हुआ है। और फ्रॉम 0.64% टू 4.13%, यानी कि 1952 में 0.64% ही जीडीपी का, सिर्फ इतना परसेंट ही जो है एजुकेशन सेक्टर के ऊपर लगाया जाता था। बट 2014 तक ये आते आते क्या हो गया, अब जो है 2014 में जीडीपी का 4.13% जो है एजुकेशन सेक्टर पे यूज होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। जीडीपी का कितना परसेंटेज एजुकेशनल सेक्टर पे यूज करते हैं, अब 2014 तक में ये कितना हो गया, 4.13, नियर अबाउट 4% इसको बोल सकते हैं, जो कि अभी भी कम है। अच्छे से यूज करना चाहिए एजुकेशनल सेक्टर का। एक डेवलप्ड कंट्री कितना यूज करती है, 7%, 8% या उससे भी ज्यादा, तो कम से कम 7% तो होना ही चाहिए था जीडीपी का, बट यहाँ पे अभी भी 4% ही यूज हो रहा है, जो कि काफी कम है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात करते हैं कि देखो गवर्नमेंट कैसे खर्चा करती है उसकी बात करते हैं। द तपस मजुमदार कमिटी अपॉइंटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन द ईयर 1998, ये मार्क भी किया हुआ है क्योंकि ये ईयर इंपॉर्टेंट है। तपस मजुमदार कमिटी कब अपॉइंट हुई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब की थी इसको अपॉइंट, 1998 में। ये है क्या तपस मजुमदार कमेटी, मैंने अपने पिछले वाले क्लासेस में और किसी क्लास में बताया था ना कि जो है सरकार जो है वो कमेटी बना देती है अलग अलग सी। हम लोग जो है लास्ट वाले क्लास में कौन सी कमेटी के बारे में पढ़े थे, याद है किसी को? हम्म,
किसी कमिटी के बारे में पढ़े थे हम लोग, बताओ। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमिटीज पढ़े थे, कहाँ पे, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में। कमिटी क्या होती है, कमिटी जैसे गवर्नमेंट हर एक सेक्टर में खुद ही आके काम नहीं करती है, वो अलग अलग कमिटी बना देती है और बोल देती है कि आप, ये कमिटी बनती है और इसके आप जो है मेन प्रेसिडेंट हो, मतलब कह सकते हैं कि चेयरमैन हो उस कमिटी के, और आपको इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जो है जितना भी काम होगा वो देखना है। तो उसी तरीके से जो तपस मजुमदार कमेटी बनाई गई थी, हो सकता हो तपस मजुमदार जो है वहाँ उस कमेटी के हेड थे, तो उन्हीं के नाम पे ये कमेटी का नाम रख दिया गया था बाद में। कौन सी कमेटी है, तपस मजुमदार कमेटी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कमेटी बनाया था 1998 में। इसमें एस्टिमेट किया गया था एक्सपेंडिचर की अराउंड, ये कमेटी ने एस्टिमेट किया था कि ₹1.37 लाख करोड़ ओवर 10 years स्पेन फ्रॉम 1998 से लेके 2007 तक। इन्होंने ये एस्टिमेट किया था कि ईयर 1998 से लेके ईयर 2007 तक, यानी कि इन 10 साल के दौरान में तपस मजुमदार कमेटी जो है एजुकेशन सेक्टर के ऊपर खर्चा करेगी, पैसा लगाएगी। कितना रुपए लगाएगी, 1.37 लाख करोड़। ठीक है, क्या समझ में आया। तपस मजुमदार कमेटी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1998 में बनाया था, और इस कमेटी ने एक एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर बताया था एजुकेशन सेक्टर के ऊपर 10 साल के दौरान में कितना खर्चा करेंगे ये लोग 1.37 लाख करोड़ रुपीस इन 10 सालों में खर्च करेंगे। ठीक है, 98 से लेके, जब से स्टार्ट हुआ था तब से लेके 2007 तक में, इस कमेटी के अकॉर्डिंग। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव ये लिया था कि 2009 में, कौन सी ईयर में, 2009 में, याद रखना ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बनेगा इससे भी, कि 2009 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट टू मेक, ये एक्ट इनैक्ट किया था, ये एक्ट बनाया था, एक कानून बना दिया था। सरकार ने 2009 में एक कानून बना दिया था कि जो फंडामेंटल एजुकेशन है हर बच्चे को, जिनकी उम्र 6 से लेकर 14 साल तक की होगी, उन हर बच्चों को बेसिक फंडामेंटल एजुकेशन का जो है अधिकार है। ठीक है, उनको राइट है, उनको अधिकार है कि वो राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत 6 से 14 साल तक के बच्चे जो है वो पढ़ाई करेंगे, पढ़ सकते हैं, बेसिक एजुकेशन ले सकते हैं। ये बात समझ में आई। आगे किसी से हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वाले क्लास में।